welcome to our first ever Eid show. आज के इस शो में हम फन भी करेंगे, थोड़े से रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, थोड़े से सेगमेंट्स करेंगे. ओवररेटेड फर्स्ट टाइम नहीं आपके पास नहीं, कभी कभार मैं भी गर्म कर दूंगी. चांद रात की आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले तो मुझे ये टेंशन होती है कि मैंने मेहंदी कहाँ से लगानी. लास्ट ईयर भी याद है कि मैंने 3-4 सैलून्स विजिट किए थे और जाके देखा था कौन अच्छी मेहंदी लगा रहा है और कौन नहीं. आई वॉज वेरी कॉन्शियस. तो ये कश्मीरी चूड़ियां हैं, मुझे इसमें ये है कि वो जो उसमें घुंघरू टाइप लगे हुए ना, वो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि घुंघरू बेसिकली जो है वो लेंग किया जाता है कि जो नाचने वाली खातिन होती थी वो पहनती होती थी. ईद के दिन कोई ऐसी डिश जो आपको कहते होंगे ईद पे आप बनाए? मुझे सवैयां बहुत पसंद है. अच्छा. हाँ बिल्कुल. तो वो मैं अपनी मदर से कहती हूँ कि उसमें सारे नट्स. आप अच्छा क्या बनाती हैं? मैं कुकिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं देसी खाने काफी अच्छे बना लेती हूँ. जब हम बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स जो हैं, मुझे लगता है कि दे आर माय बेबीज. अब मुझे पूरे रमजान की मीटिंग में आके मुझे टेंशन थी कि ईद की शॉपिंग करनी है, इनको जो है इन्होंने क्या कपड़े, कौन से कपड़े लेने हैं, टेलर्स को कपड़े देने हैं, क्या करने. तो वो आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपके घर में बच्चे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू जहान पाकिस्तान, वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर ईद शो. ईद के इस मौके पर मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर वालों के साथ, अपनों के साथ खुशी से, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईद मना रहे होंगे. खूब चहल पहल होगी, खुशियाँ होंगी, मज़े मज़े के खाने होंगे. आज के इस शो में हम फन भी करेंगे, थोड़े से रैपिड फायर राउंड्स भी करेंगे, थोड़े से सेगमेंट्स करेंगे और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, एक मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ. एक वंडर वुमन, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी हमारे पास मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मुबशरा तैयबा साहिबा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. ईद मुबारक आपको. खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला. ईद के स्पेशल ओकेजन पे आप हमारे पास आई हैं. हालांकि यही मौके होते हैं, स्पेशली जो वर्किंग पीपल होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि अपने घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करें, लेकिन उसमें भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला. आपका बहुत शुक्रिया इसके लिए. और मैम आपका रमज़ान कैसा गुजरा? या रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी एज गुजर रही है और आपके जो रमज़ान है वो पहले से बेहतर होते जाते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जाते हैं. मतलब समझ आने लगता है, इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है. आपको लगा कि इस दफ़ा रमज़ान थोड़ा सा डिस्टर्ब पीसफुल था? वो तो आपकी पर्सनल इबादत होती हैं जो उसको पीसफुल करती हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल में वॉर की सिनेरियोज और इस तरह की कंट्रोवर्सीज, मिस यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा रमज़ान लोगों के लिए जो बेसिकली नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी डिस्ट्रैक्शन थी. उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, जो वॉर की सिचुएशन होती है और जो हम देखें कि वो हमारा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन आजकल मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक पर देखती हूँ कि रमज़ान में भी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी अपने अंदर भी एक वॉर चल रही होती है. तो सम टाइम शायद लोगों को बाहर की वॉर इतनी इन्फ्लुएंस नहीं करती जितनी अपनी अंदर की जो जंग है वो उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है. तो अगर हम अभी वॉर की बात करें तो डेफिनेटली, क्योंकि ये एक महीना रमज़ान का था और उसी में वॉर हो रही है कि जिसमें हम लोग पीस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं या हमारी जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जिनसे हमारी लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी हमारा किसी से कोई मसला है तो हम कहते हैं कि उनके साथ जो है अपनी चीज़ों को बेहतर किया जाए, रिकंसिलिएशन की तरफ जाया जाए. लेकिन उसी दौरान जो भी हमारी वॉर की सिचुएशन रहती है, और जैसे ईरान में स्पेशली जो कंट्री है बिल्कुल, और उसमें जो उन्होंने फीमेल्स के उस कॉलेज और स्कूल के ऊपर जो अटैक किया वो काफ़ी पेनफुल था. तो उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हम जो है वो बहुत एक पेनफुल आपके लिए पूरा सिनेरियो रहा है, जितना भी ये वॉर की सिचुएशन है. स्टिल अभी भी चीजें जो है बिल्कुल उसी तरह हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा पेनफुल ये जो फिलिस्तीन में हो रहा है, वो कितने सालों से हो रहा है. तो ये जो सारी सिचुएशन है उसमें हमें ये देखना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या लेसन्स हैं. हमें जो है वो ग्रेटफुल होना चाहिए कि वी आर इन पीस. एग्जैक्टली. हमारी इस कंट्री में वी आर फ्री. हम सेफ हैं, हमारे घर सेफ हैं और हमारे बॉर्डर पर जो हमारे जवान हमारी सेफ्टी के लिए देखें अपना रोल प्ले कर रहे हैं. तो इस एक रमजान में अगर अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है कि किसी एक कंट्री में वॉर की सिचुएशन है, तो वहीं पर हमारे लिए एक मैसेज है कि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ या जो ब्लेसिंग्स आपके पास है, जो फ्रीडम, जो सेफ्टी, जो सेफ स्पेस आपके पास है, बी ग्रेटफुल व्हाटएवर यू हैव. तो हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या बाकी लोगों के पास भी आते होंगे,
मसले मसाइल लेकर, तो हम उन्हें इन्हीं तरफ लेके आते हैं। जब बच्चे आजकल के बहुत ज्यादा जो है वॉर की डिस्कशंस करते हैं या उस तरफ, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि वॉर की सिचुएशन क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। डेफिनेटली वो हमें इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि वो भी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं। तो इसी तरह से जो है वो हमारा रमज़ान उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इफेक्ट हुआ। बिल्कुल ऐसी बात है। वही बात है कि अल्लाह ताला जब इंसान को तकलीफ देता है तो उसके बाद आसानी भी होती है। इबादत से इंसान इस चीज़ को बेटर कर सकता है। लेकिन हम अगर ईद का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप अल्लाह ताला हमारे पर करम करते हैं कि हमें देते हैं तोहफे के तौर पे। तो हाँ, लोगों को अब यही चाहिए ना, इस चीज़ को अडाप्ट करेंगे तो छोटे छोटे मौके मिलते हैं, उनको सेलिब्रेट करें। जब दुनिया में इतना फास्ट क्रिएट हुआ हुआ है, यही मौके हैं हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए। तो बहुत खूबसूरत है ना रमज़ान। मुझे लगता है कि आपके पास कंप्लीट एक आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। रमज़ान एक आपको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है, और फिर आपको एट द एंड जो ईद है वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि आप उसको सेलिब्रेट करो कि आपने पूरे 30 दिनों में बहुत अच्छे से खुद को ट्रेन किया, बहुत चीजें आपने छोड़ी, बहुत अनहेल्दी आपकी हैबिट्स थी, आपने उनको चेंज किया। बेसिकली रमजान का जो पर्पस है वो यही है कि आप खुद को चेंज करें। 30 डेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए कि आप कोई भी अपनी हैबिट को, किसी भी आप अपनी बिहेवियर को, आप अपनी किसी भी नेगेटिव इमोशन को, किसी भी नेगेटिव थॉट को आप विद इन अ डेज चेंज नहीं कर सकते। तो 30 डेज का जो ड्यूरेशन है वो इसीलिए है कि आप उसमें खुद को अपना बेहतर वर्जन लेके आ सके। और एट द एंड जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाता है, खुशी के साथ, किसी इवेंट के साथ, सेलिब्रेशन के साथ। तो बेसिकली ईद इज अ सेलिब्रेशन फॉर मुस्लिम्स कि आपने पिछले 30 डेज में बहुत मेहनत की है, बहुत आपने इबादत की हैं, अपने आप पर बहुत इन्वेस्ट किया, रातों को आपने जागा है और इबादत की है, क़यामुल लैल किया है, तरावी पढ़ी है, तो अब ये आपका रिवॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि ईद पर सबको खुशियां मनानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत सैड पोएट्रीज और रील्स भी लग रही होती हैं कि मेच्योरिटी जो है ना वो ये है कि आप बस आप ईद के कपड़े पहनो और कुछ फील नहीं होता। नहीं, प्लीज आप इस चीज को फील करें, ट्रेडिशंस को जिंदा रखना बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खुशी है, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है हम मुस्लिम के लिए। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये दो आपके ऐसे मौके हैं कि यहाँ पर आपको अपने आप से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, और उसके बाद जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर बाद में आप खुद को जाके थपकी देते हैं, शाबाश देते हैं, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। इंसान की असल एफर्ट्स और असल जो चीजें बेहतर हो रही होती हैं इंसान और अल्लाह ताला के अलावा बेशक कोई नहीं जानता जो बात है। Being a working woman, how do you manage your रमजान रूटीन एंड इबादत को आपने कैसे मैनेज किया था? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो अच्छा मैनेज हुआ है ना वो रमजान में ही हुआ है। अच्छा। पूरे 11 महीनों में इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होता। अच्छा। क्योंकि आपकी रूटीन बन जाती है, आपके अंदर जो है वो नेचुरल इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरह बैलेंस में लेके चल रहे होते हैं। मेरा रमजान सबसे अच्छा इसलिए हमेशा गुजरता है कि क्योंकि रमजान में मेरी स्क्रॉलिंग बिल्कुल बंद होती है, और ये बहुत बड़ी एक प्रैक्टिस है क्योंकि नॉर्मल चीज नहीं है ये। जैसे ही रमजान, हाँ ये शुरू से, ये सेकेंड ईयर से मैंने अपने अंदर चीज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की हुई है कि जैसे रमजान की जो फर्स्ट अजान होती थी ना मगरिब की, उसके बाद नो ड्रामा, नो इवन दो कोई फनी कंटेंट भी नहीं, कोई आपकी ऐसी चीज मैं नहीं सुनती कि जो कि मेरी सोल के लिए, मेरे माइंड और मेरी बॉडी के लिए प्रोडक्टिव ना हो, मीनिंगफुल ना हो। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको इससे कुछ डिफरेंस फील होता है लाइक 11 मंथ्स कंपैरिजन से? बहुत डिफरेंस फील। दिस इज द रीजन ना, आपने पूछा कि बैलेंस कितना, तो इसमें सबसे अच्छा बैलेंस ही ये कि मैंने अपनी जिंदगी से जितनी नॉन प्रोडक्टिव चीजें तो उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो चीजें जो हम वो टाइम जो हमारा स्क्रोलिंग पर और खामखा की चीजों पर, गॉसिप्स पर, बैक बाइटिंग पर इसकी बात सुनी, और बिल्कुल ऐसी जगहों पर जाना जहां पर बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, आप उन सारी चीजों से कट ऑफ हो रहे हैं। रमजान में जैसे मेरा ये होता है कि हम लोग, मैं ज्यादा गैदरिंग्स में नहीं जा रही हूँ। अच्छा। और क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर जाने से इतना फायदा नहीं होगा, जस्ट फॉर द फन और फिर गॉसिप्स और जस्ट बैठना। नहीं, इफ्तार पे तो जाती हूँ और अफ्तार पे तो हम जाते हैं। आपकी इफ्तार की सबसे फेवरेट चीज क्या होती है जो आप कहें कि इसके बगैर तो मैं रोजा नहीं खोल सकती, ये चीज तो होनी चाहिए? वो है सैलेड। ओह वाओ। It's not like just fruit चाट, लेकिन मिक्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्स। जी मैं बहुत मजे की चीज है, वरना मोस्टली पकौड़े कहते हैं, पकौड़े। नहीं,
लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अडाप्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी अडाप्ट करने की पावर काफ़ी स्ट्रांग है। आई थिंक यू हैव अ गुड जर्नी ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपको अपने ऊपर भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नेचुरली कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं, कुछ इंसान थोड़ी सी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला शायद हेल्प कर देता है ना। आई एम लाइक क्वाइट फ्लेक्सिबल, मतलब अभी आप मुझे कहेंगी ना कि आप में ये चीज अगर आप इम्प्रूव कर लें तो इससे आपको फायदा होगा, ये चीज आपकी बॉडी के लिए, ये चीज आपके माइंड के लिए, सोल के लिए जो है वो बहुत अच्छी होगी। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन और मुझे फायदा बहुत जल्दी समझ में आता है। माशाल्लाह। मैंने कोई, मेरा ख्याल है कि 5 साल पहले मैंने बिल्कुल चीनी छोड़ दी थी, मीठा आइसक्रीम बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल जितनी भी आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल छोड़ दी। उसके पीछे रीजन थी, मुझे फायदा समझ में आ गया ना। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ये रमजान का टेन्योर होता है उसमें भी मैं फायदा देखती हूँ, और वो ये कोशिश होती है कि आप अपने आप से जितना ज्यादा कनेक्ट हो सके, जितना आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं उतना आपको जब अकेले टाइम मिलता है अपना सेल्फ एनालिसिस करने का, खुद को जानने का, तभी आप अपने अंदर जो कमियां हैं और खामियां हैं और इम्प्रूवमेंट्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, उनको आप देखती हो। और फिर आपने 30 डेज प्रैक्टिस करना है किसको चेंज कैसे करना है। उसके लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपने सोचना होता है कि मैंने किस तरीके से जो है उसको। और सबसे ज्यादा रमजान में मेरा बहुत फोकस होता है क्योंकि पूरे 11 महीने मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने कुरान पाक के साथ इतने कनेक्टेड हो पाते हैं। तो रमजान में पूरी कोशिश होती है कि कुरान पाक को सिर्फ रिसाइट ना किया जाए, इसको तफसीर से पढ़ा जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए, तदब्बुर किया जाए, गौर फिक्र जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल में जो कुरान पाक है वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो 11 महीने के प्रॉब्लम्स है ना वो आपको उस 1 महीने में समझ आना शुरू हो जाते हैं कि हमारा जो दीन है, जो हम डेली की लाइफ गुजार रहे हैं, वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बता रहा है। तो वो फिर आपको इतना कनेक्शन फील होता है कुरान पाक के साथ कि मुझे इस रमजान में भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं ये जो क्लिनिक जा रही हूँ, ये जो मैं इफ्तार पर जा रही हूँ, ये मुझे जो काम करने पड़ रहे हैं, और मेरा ये अभी हो रहा था कि नेक्स्ट रमजान आएगा ना तो 30 डेज के लिए कि बंदा कंप्लीटली ऑफ ले ले, कि 30 डेज अपने कंप्लीट जो है वो कुरान पाक के साथ एक तरीके से इबादत ही है, लोगों की मदद करना, उनको समझने की कोशिश करना। और लाइक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हीलिंग समवन इज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इबादत, राइट? ईद आती है, हर साल आती है, हर घर के अपने ट्रेडिशंस होते हैं। तो आपके घर में कोई एक ऐसा छोटा सा ही सही कोई ऐसा ट्रेडिशन हो जो बाकी, जब आप बाकी लोगों को देखती हो, बाकी सेलिब्रेशंस देखती हो, आपको लगता हो कि बहुत खूबसूरत और डिफरेंट है और आप चाहेंगी कि आपके बच्चे भी उसको अडॉप्ट करेंगे उनको? अच्छा, वो हमारा ये होता है कि क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स जो हैं मुझे लगता है कि दे आर माय बेबीज। तो आज सुबह भी मेरी अम्मा अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो वो उनको ये बता रही थी कि अब ये हमारी अम्मा है। तो वो रोल जो है ना वो रिवर्स हो गया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अभी जैसे ये रमजान था तो मुझे टेंशन थी क्योंकि मेरे 4 सिबलिंग्स आर लिविंग अब्रॉड, तो मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ होती हूँ, मैं हूँ और मेरे अम्मा अब्बा हैं। अब मुझे पूरे रमजान की मीडिया में आके मुझे टेंशन थी कि ईद की शॉपिंग करनी है, इनको जो है इन्होंने क्या कपड़े, कौन से कपड़े लेने हैं, टेलर्स को कपड़े देने हैं, क्या करने। तो वो आपको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे आपके घर में बच्चे हैं। तो वो उसके बाद जब आप देखते हैं कि ईद का दिन आता है तो अब ये है, क्योंकि अब आई एम वर्किंग, मैं अपना अर्न करती हूँ, तो अब मुझे ये होता है कि अच्छा पेरेंट्स को ईदी दी जाए। तो अब वो पेरेंट्स को जो ईदी देना होता है वो, आई नो कि आई एम अनमैरिड, लेकिन ये होता है कि जब आप मैरिड हो तब आप शायद जाकर पेरेंट्स को ईदी वगैरह दे सकते, या बहुत बड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से यही सुना है। तो बल्कि मैं इनको जब कपड़े लेके दे रही थी या इनको ईदी दे रही थी तो मेरी एक कजन वो कहती तुम क्या अम्मा वाली हरकतें तुमने शुरू कर दी हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं। बेटों की तरह बेटियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माँ बाप का ख्याल रखना, आपका प्यार है, इसमें जेंडर नहीं है। पेरेंट्स से प्यार करना, मैं कभी भी जेंडर वो नहीं मानती बेटी को करना चाहिए, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी आई थिंक गलत वर्ड तो नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने उतनी मेहनत एक बेटे पे भी की हुई है जितनी उन्होंने एक बेटी पे की हुई है, तो प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। नहीं, प्यार आपको अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली इस एज में आके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दे आर कदर होने लगती है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा होता है कि बाकी घरों में ये हो रहा था कि पेरेंट्स बच्चों को दे रहे हैं, बिल्कुल आखिर तक बेचारे जिनकी शादियां भी हो जाती हैं, अभी हम यही बात कर रहे थे, जिनकी शादियां हो जाती हैं उनको ईदियां भिजवा रहे हैं आखिर 20-20 साल के बाद, और उनके इन लॉज को दे रहे हैं। तो सारी हमारे घर में भी माँ बाप जो हैं वो निभाते ही रह जाते हैं। लेकिन
पेरेंट्स भी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मुझे भी ईदी देते हैं लेकिन मुझे ये होता है कि मैं भी उनको ईदी देती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है। बाकी वही नॉर्मल एज सच कोई ऐसा कोई स्पेशल इवेंट या उस तरह नहीं होता जो बाकियों के यहाँ नहीं हो रहा होता और हमारे यहाँ हो रहा होता है, बाकी सब नॉर्मल है। ईद पे आपको स्पेशली फिर अपने लाइक जो अब्रॉड बहन भाई होते होंगे उनकी काफी कदर फील होती होगी कि वो होते तो इतनी रौनक होती है सब। हाँ ये बात तो है बिल्कुल, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं और तो उसमें आपको वाकई में फील होता है। लेकिन मुझे लगता है कि थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड कि आपको ऐसा फील होता है कि जैसे वो हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं, क्योंकि जैसे हम ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, सबकी वीडियोस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, सबको ये शेयर किया जा रहा है, हम ये खा रहे हैं, तो वो एक ऐसे ही आपको फील होता है कि जैसे आप एक ही जगह पर हैं। हाँ आप वैसे फिजिकल आपका कनेक्शन नहीं होता, लेकिन थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड के वर्चुअल आपका जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। ईद के दिन कोई ऐसी डिश जो आपको कहते होंगे ईद पे आप बनाए आपके हाथ की बहुत फेमस हो, या आपको किसी के हाथ की बहुत पसंद हो, अपनी अम्मी से स्पेशली फरमाइश करते होंगे ईद पे तो ये चीज़ बननी ही चाहिए? हाँ मुझे सवैयाँ बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो वो मैं अपनी मदर से कहती हूँ कि उसमें सारे नट्स। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं कुकिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं देसी खाने काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ, मटन कढ़ाई और बिरयानी। माशाल्लाह। हाँ जी, और अब हम खाएंगे डेफिनेटली यू कैन कम टू माय हाउस एनी टाइम। मैं कुकिंग करती हूँ, ऐसे लोगों को लगता नहीं था कि मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि लगता आप इतना बिजी रहती हैं। वही वर्किंग वुमन के बारे में एक होता है ना कि घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती नहीं, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन बेसिकली एक सुपर पावर होती है जब सब कुछ साथ मैनेज कर रहे होते हो। अपेरेंटली आपने बताया कि आप अपने घर में अकेली हैं, लाइक अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखती हैं, तो ऑब्वियसली बीइंग अ वर्किंग वुमन यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल टुगेदर विद इट, राइट? हाँ मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि घर को मैनेज किस तरह से करना है और घर की चीजें किस तरीके से हैं, तो वो आपको लगता है कि अभी भी आप कंप्लीट घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप फुलफिल कर रही हैं। तो अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि खाना जो सीखना है ये आपका अपना शौक होना चाहिए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और हर वो औरत जो खाना अपने शौक और प्यार मोहब्बत से बनाएगी, आप देखेंगे उसका टेस्ट डिफरेंट है। और बाकी मतलब मुझे किचन में जाते हुए कभी गुस्सा नहीं आता। मैं किचन में मैं वो बंदी हूँ कि जो अपना खाना बनाकर 3 दफा भी खा सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हाथ से बना लिया तो मैं खा नहीं सकूंगी या मेरा दिल नहीं करा बना के मैं थक गई हूँ, नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है अपने हाथ से खाना बनाना और खाना, और मैं बल्कि बनाती कम हूँ, ज्यादातर मेरी अम्मा ही कुकिंग करती हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आई वाज इन 10th ग्रेड जब मेरे फादर ने कहा था कि नहीं कुकिंग जरूर आनी चाहिए, तो वो फिर बेसिक लाइफ नीड है, बेसिक लाइफ जेंडर की बात हो, बेसिक लाइफ नीड है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ जब मौका मिलता है, हुनर दिखाती हूँ अपना। नहीं, इस पूरे रमजान में मैंने सारी अफ्तारियां बनाई हैं। कुछ जब मेरा इफ्तार बाहर होता था तब नहीं बनाती थी, वरना जो अफ्तारी थी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो सहरी थी वो मेरी अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा, आपने अपनी डाइट की बात की कि आप शुगरी आइटम्स और बेकरी आइटम्स अवॉइड करती हैं, तब जादू आप कैसे करती हैं? मतलब जिससे देखिए अभी इफ्तार का दस्तरखान गुजरे, अब ईद पे भी आप कहीं खाने पे जाएंगी इस शो के बाद, तो हाउ यू अवॉइड दीज थिंग्स? नहीं, उसमें आप देखो बड़े रिस्पेक्टफुली आप बोलते हो कि आप जैसे चाय पी रहे हो, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आप किसी के घर जा रहे हो तो आप उनसे पूछ लें कि इफ यू हैव शक्कर, आप उसमें शक्कर ऐड कर लें, और अगर वो नहीं है तो आप बगैर चीनी के चाय। चांद रात की आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? बीइंग अ यंग गर्ल ऑब्वियसली सब लड़कियों की ईद होती है, साफ सी बात है, जितना मर्जी बोलो ईद तो लड़कियों की होती है, तो आपकी ऐसी कौन सी चांद रात की एक्टिविटीज के लिए आप नॉर्मल लाइफ से स्पेशली टाइम निकालती हैं, और अगर आप उसको ईद से ज़्यादा एंजॉय करती हो? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये टेंशन होती है कि मैंने मेहंदी कहाँ से लगवानी है क्योंकि मुझे बहुत शौक है। लगवानी मैंने बहुत थोड़ी होती है और बहुत मिनिमल सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहंदी इतनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे होता है कि मैंने लगवाने की इससे बहुत कोई नीट लगाए। मुझे लास्ट ईयर भी याद है कि मैंने 3-4 सैलून्स विजिट किए थे और जाके देखा था कौन अच्छी मेहंदी लगा रहा है और कौन नहीं। आई वॉज वेरी कॉन्शियस। और लगवानी मैंने थोड़ी सी थी, और जब वो मेहंदी लगा रही तो मैंने कहा आपको पता है ये चौथा सैलून है, मैं आपसे लगवाने आई हूँ, और बाकी तीनों को मैंने जो है ना बिल्कुल पास नहीं किया। आप एक ऑनरेबल पर्सन हैं। तो उसने कहा एक मेहंदी आपने इतनी सी मेहंदी लगवानी थी, इतना एनालिसिस करके आई। तो मैंने कहा नहीं, मैंने लगवानी थोड़ी थी लेकिन अच्छी लगवानी थी। तो वो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है आपकी। और फिर उसके बाद ये होता है कि सुबह के लिए आप जो है वो अपने कपड़े निकाल रहे हो, आप लेट शॉपिंग वाली पर्सन है या जो रमजान से पहले चीजें सॉर्ट कर लेता है? ना, मैं ऑन टाइम शॉपिंग वाली बंदी हूँ। अच्छा। अभी भी मेरा जो टेलर के पास सूट गया है वो बिल्कुल लास्ट में गया और उसने कहा कि मैडम आपको 3rd डे पर मिलेगा। ईद के 3rd डे पर बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 3rd डे मिलेगा। तो अभी मेरे पास 2 और ऑप्शंस हैं, 2 नए सूट थे, लेकिन जो ईद का सूट है वो 3rd डे पर आपको मिलेगा। तो मैं ऐसी बंदी
बंदी नहीं हूँ कि जो बहुत पहले ईद की शॉपिंग करके तो मैं रख लूँ, नहीं। अब ईद की हम बात कर रहे हैं तो ईदी लेने वाली पार्टी में यहाँ पे, ईदी देने वाली पार्टी में आ गई हैं आप? नहीं, टू वे है। क्योंकि जब आप मिल रहे हैं अपनों से, प्यारों से, छोटों को देते तो उसमें जो बड़े हैं वो मुझे दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए मैं छोटी हूँ, और जो मेरे छोटे कजन्स हैं या जो हमारे नेबर्स में या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे हैं, तो उनको फिर मैं ईदी दे भी देती हूँ। जी, टू वे। अच्छा, लेकिन देने में मजा ज्यादा आता है, लेने में नहीं आता। लेने में नहीं आता? नहीं यार, मुझे देने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो बच्चों की होती है ना, वो आपको देख के बहुत खुशी होती है। तो हालांकि हमारे बेशक उस वक्त बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं आपके लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जो है ना वो बिल्कुल हक से कहते हैं आप हमें ईदी दें, तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपके साथ थोड़ा सा रैपिड फायर वाली थोड़ी सी गेम खेलते हैं, एंटरटेन करते हैं। वन वर्ड करेंगे, ठीक है? आपने बस जो फर्स्ट वर्ड आएगा आपके दिमाग में आप बस बोल दीजिएगा। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है खट्टा मीठा। गोलगप्पे। नाइस। ओवररेटेड। ओवररेटेड। फर्स्ट टाइम नहीं आपके पास, जल्दी से पहला लफ्ज आ रहा है दिमाग में। ओवररेटेड कॉस्मेटिक्स। वाओ। फ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग। एजेंडा। थॉटफुल। फैमिली प्रेशर। कल्चरल। नाइस। मरीम नवाज। प्यारी नानी। ओह वाह, ये अच्छा था। और उसके बाद हमारे पास है अपना खाना खुद गरम करो। नहीं, कभी कभार मैं भी गरम कर दूंगी। चटपटा। चटपटा। गोलगप्पे, आई थिंक सो। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है अर्ली मैरिज। हाईली रिकमेंडेड। ओह, हाईली रिकमेंडेड। तो आपने क्यों नहीं की अब तक? ये बहुत मुझे लड़का नहीं मिला इसलिए। चलिए, बस सही है। आज की पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लड़के मिलने वाले हैं। आपने बातें सीखी हैं हमारे साथ। चलिए, अब हम थोड़े से प्रोफेशनल आपकी उस पे आते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा शौक है एक साइकोलॉजिस्ट से बात करने का। सबसे बड़ा जो एक मिथ है कि मिथ रियलिटी, आई डोंट नो, माइंड रीडिंग कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी तो फिर आप सबसे बड़ा जो आपको मुझे ये इस पे सवाल बनता है वो है कि एनएलपी जो है आजकल, वो उस पे आपका क्या इंटेक है? जैसे मैंने लास्ट केस में किया था एक एनएलपी का इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू, तो उसके तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि हम उनका धंधा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शरई तौर पे भी चीज़ ठीक नहीं है ना, माइंड रीडिंग करना या किसी को हिप्नोटाइज करना। तो आपका क्या इंटेक है उस पर? नहीं, ये टेक्निक्स हैं। आप अब फॉर एग्जाम्पल आप बैठी हुई हैं, बेशक वो एनएलपी की टेक्निक है, सीबीटी की है, कुछ भी टेक्निक है, आप बैठी हुई हैं और आप कुछ नहीं बोल रही हैं और आप कह रही हैं कि आप मेरे माइंड को रीड करके बताएं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एनएलपी हो या कोई भी टेक्निक हो, आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, आप कुछ डेटा हमें देती हैं, आप कुछ इमोशंस अपने शो करती हैं, आप कुछ एक्सप्रेस करती हैं, कुछ पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। उसके बाद आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से, किस इंटेंसिटी के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं, उसके बाद जो है हम आपको आके बताते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि हम इतना एक्यूरेटली आपको एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपको ये लगता है ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, आपने तो मेरा माइंड रीड कर लिया। लेकिन वहां पर आप ये भूल जाते हैं कि माइंड रीड जो हमने किया वो आपकी इंफॉर्मेशन के बाद कंक्लूजन निकाल के दिया। आपके वर्बल एक्सप्रेशंस, आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बाद जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी थी, आपका बैकग्राउंड था, आपने जो हिस्ट्री बताई, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हुए, कॉम्प्रीहेंड करते हुए हमने उसके बाद आपको कंक्लूजन बताया, आपको आपका प्रॉब्लम बताया और फिर बताया कि इसका हल है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैंने आपका माइंड रीड किया। ये हमारे पास कोई मैजिकल स्टिक नहीं होती। हाँ, ठीक है, तो बस सही है। एनएलपी वालों को बंद कर दें प्लीज। नहीं, एनएलपी भी टेक्निक है, उसमें भी ये नहीं तो है। इसको साइकोलॉजी से क्यों कंपेयर करते हैं? साइकोलॉजी का काम एनएलपी भी एक टेक्निक है। एनएलपी भी जो है वो बिल्कुल आपकी जितनी भी एनएलपी में भी तो सारी टेक्निक्स है ना। जैसे मैंने आई एम अ सीबीटी थेरेपिस्ट, तो कोई एनएलपी प्रैक्टिशनर है, एनएलपी में भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आपके माइंड को, आपके न्यूरोलॉजी को किस तरह एंगेज करते हुए एक इंसान के जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको चेंज किया जा सकता है, इमोशंस को चेंज किया जा सकता है, थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी जो जिसमें
CBT हमारी है, तो उसमें भी यही है कि आप CBT की टेक्निक्स के थ्रू, NLP की टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप एक ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, उसके इमोशंस को चेंज कर रहे हैं, उनके थॉट्स को चेंज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई मैजिकल स्टिक है और हम उस मैजिकल स्टिक से किसी भी NLP की टेक्निक से जो है हम आपका माइंड रीड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है। ऐसा कोई जादू नहीं होता। बिल्कुल। आजकल एक बड़ी बात चलती है कि लोग कहते हैं कि जो बेसिकली जिनको थेरेपी की ज़रूरत होती है वो नहीं आते, जो उनके शिकार होते हैं उन लोगों के, वो विक्टिम्स जो होते हैं वो थेरेपी के लिए आते हैं। तो ऐसा हुआ है कि आज तक कोई आपके पास पेशेंट्स आए हैं जो आपको ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी थॉट से, कि आप समझ ना पा रहे हो कि ये बंदा सोचता क्या है, ये बंदा करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहता है, फील क्या करता है और मुझे क्या बता रहा है, डिफरेंट चीज़ें। आपके पास ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ का गिल्ट है, लेकिन वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं अपने बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आप हमें ये बता दें कि हमने जो गलत किया ना वो ठीक किया है। ये सुनना चाह रहे होते हैं, ये सुनना चाह रहे होते हैं। तो लेकिन हमने तो आपको मिररिंग करनी होती है ना, हमने तो रिफ्लेक्ट करना होता है, हमने तो दिखाना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, रियलिटी क्या है, आपके अंदर कौन सी चीजें जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कोई बात नहीं अगर आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं अगर आपका फैसला गलत हो गया, कोई बात नहीं अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, इसलिए आप हमारे पास आए। तो हम आपको इंडिपेंडेंट करते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल जो है वो बहुत स्टबन होते हैं, उनको बस अगर आप उनकी मनपसंद बात नहीं कर रहे तो वो 1-2 सेशंस के बाद आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं हम उनको इस स्टेज पर ले आते हैं कि जहां पर उनको आते वो किसी गिल्ट में और एक वैलिडेशन लेने के लिए आते हैं कि नहीं आप बता दे कि हमने ठीक किया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन हम फिर उनको जो है वो थ्रू रिफ्लेक्शंस और प्रॉपर केस को कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए उनको बताते हैं कि देखिए चीज़ें किस तरीके से गलत हैं और किस तरीके से ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। और एक्चुअली हम ये नहीं कहते, उनको भी ज़रूरत होती है। ये जो हमारे पास आते हैं इनको भी ज़रूरत होती है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये भी आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करके आप खुश हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों को ही थेरेपी की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है हम ये नहीं समझते कि इसको थेरेपी की जरूरत नहीं, बट समटाइम्स आपको ये फील होता है कि जो इसका विक्टिम है उसको भी मेरे पास जरूर आना चाहिए। वो बहुत ज्यादा हर्ट, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत। आप कहती हैं कि आपको शादी का शौक है, तो शादी का शौक नहीं, मुझे लगता है कि इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो आई एम जस्ट वांट टू से कि जैसे कि आपने बताया कि आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो आपके पास अक्सर ऐसे अग्रेसिव, टॉक्सिक और ऐसे मर्द भी आते होंगे ना, जिनको देखो दिल चाहता होगा इसका गला दबा दूंगा, इसको मैं कुछ ऐसे ऐसे करूँ कि भाई होश में आ क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरा कभी दिल नहीं करता कि मैं कहूँ कि नहीं। तो आपकी इतनी अच्छी टॉलरेंस है, आपको ये नहीं फील होता कि यार आपको उस चीज़ से डर नहीं फील होता कि यार अगला भी ऐसा निकला है तो, या नहीं ये चीज़ खतरनाक है, इस तरह के मर्दों को देख के ऐसा कुछ फील नहीं होता आपको? मेरी जिंदगी में ना कभी भी जब बुरा टाइम भी आया ना, तो अल्लाह ताला ने अगर मुझसे कोई चीज़ ली भी है तो उसने 10 इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं और मेरा तवक्कुल इतना स्ट्रांग है और मेरा ईमान इतना स्ट्रांग है कि अगर वो जिंदगी में मुझे इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर छोटी परेशानी देकर इतने बड़े बड़े मुझे रिवॉर्ड देता है, तो जिंदगी का जब सबसे बेहतरीन फैसला आपका पार्टनर है तो वो कैसे गलत दे सकता है। तो ये तो एक बड़ा बिलीव है कि नहीं, वो आपको पार्टनर इंशाल्लाह अच्छा ही देगा। मुझे उम्मीद अच्छी है। मेरे सामने जितने मर्जी टॉक्सिक शौहर आ जाएं, जितने मर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ आ जाएं, मुझे इस चीज पर यकीन है कि नहीं अल्लाह ताला मेरे लिए जो भी करेगा वो बेहतरीन ला के देगा। अच्छी होंगी तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इंसान देगा, बेहतरीन देगा। और मेरे पास अगर कोई मेल आ रहा है जिसके अंदर ये सारे ट्रेट्स हैं, तो मेरा कभी भी दिल नहीं करता कि मैं उसका गला दबा दूं। मेरा ये होता है कि काश इसको वक्त पर कोई अच्छा मिला होता, काश इसके पेरेंट्स ने इसकी थोड़ी सी तरबियत ठीक की होती, काश इसकी बहन ने कभी इसको बताया होता कि आप ये गलत कर रहे हो, इसके किसी दोस्त ने बताया होता कि ये आपकी चीज़ें गलत हैं। मर्दों में सबसे बड़ा इशू क्या इस चीज़ का है? जैसे हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उनको है कि यू हैव टू डू दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो कहीं वो उसकी बर्डनाइज होकर उसके प्रेशर में आके भी अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? आजकल के जो लड़के हैं उनमें जो रिलेशनशिप के सबसे बड़ा मुझे मसला है वो ये है कि हमारे सोशल मीडिया ने जो मोहब्बत मुझे लगता है वैसे आपकी, मुझे अब तक पर्सनालिटी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ,
पर्सनालिटी से अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि कोई एक बहुत अच्छा है, मतलब मुझे से इंसान भी देखे, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप बिल्कुल गलत चीज़ से डिस्कनेक्ट होते हो, अपनी ज़िंदगी में उसको इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रखते हो, तभी आप इतना पॉजिटिवली सोच सकते हो कि आपको वो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं कर रही। कि क्योंकि ऑब्वियसली आप लाइव वो चीज़ें अपने सामने देख रहे हो, तो सोशल मीडिया तो क्या ही चीज़ है। तो आई थिंक आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सोशल मीडिया मेरे लिए एक सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो मुझे दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे डिपेंड ऑन इट। ना 0%। मेरी लाइफ बिल्कुल भी सोशल मीडिया, इवन दो मैं खुद भी सोशल मीडिया पर जो भी कुछ पोस्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ कि मैं अपनी हिस्ट्री बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ बायोग्राफी के, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप पर डिफरेंट फोल्डर्स बनाऊँ, बताऊँ कि फलां मेरा ये इवेंट था, फलां कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मेरा ये लेक्चर था। आपकी इतनी बिजी रूटीन चल रही होती है, और आजकल जो फास्ट वर्ल्ड है, तो उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फोल्डर्स बनाएं और उसमें जाकर चीज़ों को सेग्रीगेट करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया फॉर मी इज रियली ब्लेसिंग, जिसने मेरे सारे कंटेंट को, मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। समटाइम्स लोग आके कहते हैं आपको याद है हम आपके फलां कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तो मुझे याद नहीं होता कि कौन सी कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो मेमोरीज में आपको पता है समटाइम्स अच्छा फलां जगह गए कि जी हम आपसे यहाँ मिले। जी बिल्कुल। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो मेरे लिए सोशल मीडिया जो है, एक ये है कि मैं वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रह सकूं, खुद को अप टू डेट रख सकूं, और उसके बाद जो दुनिया का नॉलेज है, मैं किसी स्कॉलर को जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसके पास नहीं जा सकती, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट वे है कि मुझे उससे कोई चीज सीखनी है तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसके अकाउंट्स के थ्रू उनसे सीख सकती हूँ, ले सकती हूँ, ये जान सकती हूँ कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, और आपको जो है वो अपने अंदर कौन सी चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं बहुत हेल्दी कंपैरिजन करती हूँ कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है, तो आप किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज को इनकलकेट कर पॉजिटिव चीज देख सकते हैं ना, कि हाँ वो इंसान अगर कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस कर रहा है कि हाँ जी मुझे करनी चाहिए ना। बाकी आप कहें कि जी मुझे कोई एक भी बंदा किसी भी चीज में इन्फ्लुएंस करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो इन चीजों के लिए कभी भी मैंने सोशल मीडिया को यूज नहीं किया। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को कोई मूवी का टाइटल देना होगा तो आप क्या देंगी? एंड डू यू रियली वांट टू राइट योर ओन बायोग्राफी, ताकि आपको हिस्ट्री में अच्छा, मुझे लगता है कि मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ। नहीं मतलब नहीं, अगर जैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई टाइटल कॉपी करें, मैं कह रही हूँ कोई एक सेल्फ मेड एक टाइटल हो जो आप कहें कि ये मेरी ज़िंदगी को डिफाइन करती है, कभी ज़िंदगी को मूवी बनती है, बायोग्राफी लिखी जाती है, तो उसका नाम ही क्या होना चाहिए? आई थिंक सो वॉरियर। Warrior, that's पॉजिटिव वॉरियर। यस, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में आपको कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको हमेशा हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है कि जब भी कोई कि कभी भी कोई मसला आएगा, तो जो है वो हम उस एक प्रॉब्लम को, उस एक कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो हमारी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आर्मी में जो सोल्जर्स हैं, उनके पीछे कितनी ट्रेनिंग चल रही है, जंग रोज तो नहीं होती, बनने के लिए ऑपरेशंस रोज तो नहीं होते, लेकिन उस ऑपरेशन के लिए पिछले कितने सालों की मेहनत है, ट्रेनिंग चलती रहती है, पीछे वो ट्रेनिंग चलती रहती है। तो लाइफ भी यही है, आपको लाइफ ट्रेन कर रही है कि जब बुरा वक्त आएगा तो तब आपने खुद को कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए मुझे लगता है ये। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें इस बारे में कि हमें और किस टॉपिक पे मैम से बात करनी चाहिए, इनको दोबारा बुलाना चाहिए, कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिसमें हम इनसे मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकें, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप इनसे और जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, एंड मेक श्योर कि आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।